तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में आज का हमारा टॉपिक 5.3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है वेपर प्रेशर। इससे पहले हमने पहली फिजिकल प्रॉपर्टी एवेपोरेशन को डिस्कस किया। तो वहाँ पर आपने देखा कि बेटा जो एवेपोरेशन का अमल है एक ओपन कंटेनर में होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या है बेटा किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर मालूम करना है तो उसके लिए आपने कंटेनर को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कंटेनर को क्लोज करेंगे तो वेपर यहाँ पे जमा होंगे, तभी आप क्या है बेटा किसी लिक्विड का जो है वेपर प्रेशर मालूम कर सकेंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी लिक्विड के वेपर जो है वो ज़्यादा बनते हैं तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर किसी लिक्विड के वेपर जो है यहाँ पे कम बनते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो बेटा वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है बेटा एक प्रेशर गॉज भी मौजूद है जो कि वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करेंगी। तो वेपर्स यहाँ पे मौजूद होंगे तो वो क्या है बेटा एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा। तो जबकि आपने एवेपोरेशन में देखा था कि बेटा कुछ लिक्विड ऐसे थे जिनका क्या था बेटा वेपर प्रेशर ज़्यादा था, वो क्या है बेटा स्पीड से एवेपोरेट हो रहे हैं, ठीक है, बनिस्बत ऐसे लिक्विड के जिनका वेपर प्रेशर कम था। तो ऐसे लिक्विड जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वो बआसानी और स्पीड से एवेपोरेट होते हैं, ठीक है, बनिस्बत ऐसे लिक्विड के जिनका वेपर प्रेशर कम होता है वो स्लोली एवेपोरेट होते हैं, ठीक है। तो इस वेसल में लिक्विड लेने के बाद आपने क्या करना है बेटा कवरिंग लगानी है, ठीक है, इसको क्लोज करना है। इसके अंदर जो एयर मौजूद है उसको निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एयर है उसको आपने निकालना ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो वो इनके साथ शामिल हो जाएगा। तो जब क्या बेटा आप एक्स्ट्रा एयर को निकाल लेंगे, ठीक है, अब प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। अब शुरू में क्या होगा बेटा एवेपोरेशन का अमल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेपर मौजूद नहीं होगा। तो एवेपोरेशन का अमल होगा बेटा लिक्विड जो है वो सरफेस को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जमा होने लगेंगे, ठीक है। और साथ के साथ जो है बेटा कंडेंसेशन का अमल भी होगा, ठीक है, एवेपोरेशन का अमल भी होगा और साथ के साथ कंडेंसेशन का अमल भी होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एवेपोरेशन का अमल शुरू होगा कंडेंसेशन का अमल तेज होगा, जिसमें क्या है बेटा जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, वो वापस जो है वो कंडेंस हो रहे होंगे, ठीक है। तो अभी सोचिए एक मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहा है, ठीक है। देखिए बेटा 3 मॉलिक्यूल जो है स्पीड से जा रहा है एवेपोरेट हो रहे हैं, लेकिन कंडेंस होने की तादाद है जो स्पीड है वो एक मॉलिक्यूल की है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ऐसा होगी कि बेटा अब 2 मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और देर हुआ, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे हैं, अब तो 3 मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है। देखें बेटा 3 मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे हैं और 3 मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो बराबर हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो जब रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए तो इसको हम कहते हैं बेटा यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कायम हो गया। इक्विलिब्रियम कहते हैं यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम कायम हुआ बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हुआ। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं कि बेटा जिसमें जो है एवेपोरेशन का अमल भी चल रहा है और कंडेंसेशन का अमल भी चल रहा है, लेकिन आप क्या बेटा किसी वेपर में इजाफा नहीं देखेंगे, ठीक है। एवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, लेकिन क्या बेटा वेपर्स में इजाफा नहीं होगा। तो इस किस्म की इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बेटा हम वेपर प्रेशर को प्रेशर गॉस की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है बेटा हमारे पास द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, ठीक है। तो जो वेपर यहाँ पे बनेंगे वही प्रेशर लगाएंगे, लेकिन कब इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड एट अ फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। तो किसी भी लिक्विड अगर आपने वेपर प्रेशर मालूम करना है तो टेम्परेचर को आपने फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्तलिफ टेम्परेचर में लिक्विड्स की जो वेपर प्रेशर है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अगर मिसाल तौर हम पानी लेते हैं, ठीक है, अगर हम उसका क्या टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसके वेपर प्रेशर में भी इजाफा होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो टेम्परेचर आपने फिक्स रखना होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर आप अमाउंट ऑफ लिक्विड ज़्यादा ले लें कम ले लें, ठीक है, तब भी क्या है बेटा जो वेपर प्रेशर है एक सेम टेम्परेचर में कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ये बात क्लियर है, ओके। बट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड करेगी बेटा टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो टेम्परेचर के बारे में आपने सीखा कि अगर क्या है बेटा हम किसी खास लिक्विड का क्या बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में भी इजाफा होगा, ठीक है। वो कैसे बेटा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ओवरकम हो जाएगी, ठीक है, और जो सरफेस में मॉलिक्यूल मौजूद है वो उसको आसानी से छोड़कर वेपर्स बना लेंगे। तो अगर ज़्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ठीक है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर में भी जो है वो कमी वाक़ई होगी। इसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ऐसे सब्सटेंस जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, ऐसे सब्सटेंस जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है,
तो उसमें क्या है बेटा, वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। ठीक है, तो सोचिए बेटा मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से वेपराइज यानी एवापोरेट नहीं होंगे। तो आसानी से एवापोरेट नहीं होंगे तो वेपर्स कम बनाएंगे, तो वेपर्स कम बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी जो है वो आपके पास कम होगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इन फैक्टर्स को, फैक्टर दैट अफेक्ट वेपर प्रेशर। पहला है बेटा टेम्परेचर, दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात आसानी से समझ में आ गई बेटा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कमी वाक़ होंगी, एवेपोरेट ज़्यादा होंगे, एवेपोरेट ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी आपके पास ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 17.5 टोर। ठीक है, बट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 762। तो देखें बेटा पानी है हमारे पास, 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका वेपर प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 17.5 टोर। ठीक है, तो मिसाल अगर हमारे यहाँ पे पानी है तो हमने इसका टेम्परेचर रेस किया बेटा कितना, 20 डिग्री तक। कितना बेटा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पे जो वेपर बने हमारे पास, इतने वेपर बने, तो वो प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा 17.5 टोर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब इसके मुकाबले में हमने टेम्परेचर रेस किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का इस क्लोज वेसल में। ठीक है, तो अब जो हमारे पास प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 760 टोर। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट हुए, तो यार बेटा वेपर सब यहाँ पे ज़्यादा मौजूद है, तो वेपर ज़्यादा मौजूद होंगे तो वो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेटा जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा फैक्टर जो वेपर प्रेशर को असरअंदाज करता है, ठीक है, द स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक है, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लेसर द वेपर प्रेशर। ठीक है, द स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज द लेसर द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो अगर रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, ठीक है, तो आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होगा, क्योंकि वेपर्स आपके पास कम बनेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, the stronger the intermolecular force is, the lesser the rate of evaporation and hence the lower vapor pressure। तो जब भी आपने वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करना है इस टर्म को याद रखना पड़ेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद करना है। तो अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम से पहले वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो तमाम जो मामला है वो बिगड़ जाएंगे, वो ठीक नहीं होंगे। The stronger the intermolecular force is, the lesser the rate of evaporation and hence the lower vapor pressure। ठीक है, क्योंकि वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी आपके पास कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो दो एग्जाम्पल्स हमें दी गई बेटा। फॉर एग्जाम्पल द वेपर प्रेशर ऑफ डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका एक फॉर्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो आप इससे वाकिफ़ यकीनन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, आपके पास डाई इथाइल ईथर है, ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डाई इथाइल ईथर, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो द वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 172। ठीक है, तो डाईइथाइल ईथर इसका जो वेपर प्रेशर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है 170 टोर है, ऐसा हमारी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन मैंने दो बुक्स में देखा, वहाँ पे हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है बेटा 440 टोर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी किताब में 170 टोर लिखा है तो हम इसी को मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 170 टोर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो देखें बेटा वेपर प्रेशर जो ज़्यादा है, लेकिन अभी किससे ज़्यादा पता कैसे चलेगा, विच इज़ मच हायर देन दी वाटर। ठीक है, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर का वेपर प्रेशर देखें बेटा। ठीक है, ये क्या है बेटा, वाटर। ठीक है, तो वाटर का वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है बेटा 17.5 टोर। तो देखिए बेटा टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर सेम, तो किसका जो है वो वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर जो ज़्यादा है बेटा वो आपके पास डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड बनस्बत वाटर के। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर के वेपर प्रेशर है वो है बेटा 17.5, जो कि बहुत कम है इसके मुकाबले में। ठीक है, तो इससे हमें क्या बात पता चलती है, तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि बेटा वाटर के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या बेटा इसका वेपर प्रेशर जो है वो बहुत कम है, क्योंकि इसके दरमियान जो है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास क्या बेटा डाईइथाइल ईथर। ठीक है, तो इसमें क्या बेटा कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो करती है बेटा डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, जो कि सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो जब वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो इसमें क्या है बेटा, ये जो लिक्विड है आपके पास आसानी से वेपराइज हो जाएगा, एवापोरेट होगा और हाई वेपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा दी वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 170 टोर,
विच इज़ मच हायर देन वाटर 17.52 एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करते तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।